नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on a unit mass placed in a gravitational field। तो देखो बड़ा आसान सा होता है। क्या करना है आपको? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से मतलब कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे, तो उस रीजन को बोलते हैं फील्ड जहाँ पे कुछ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इफेक्ट हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये है अर्थ, और मान लेते हैं कि इसकी वजह से ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ तक हो रहे हैं, कुछ इस टाइप से। तो अगर मैं कोई यूनिट मास यहाँ रखूँगा और ये अर्थ है, तो ये इस मास को ना अपनी तरफ खींच लेगी। ऑब्वियसली अपनी तरफ ही खींचेगी, ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो अपनी तरफ खींचेगी का मतलब हो गया कि टूवर्ड्स सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी यहाँ। और ये यहाँ पे कहीं पे भी मास रखा होगा वो टूवर्ड्स सेंटर ही खींचेगी। अगर मान लो कि मैंने उसको सरफेस के ऊपर भी रख दिया होगा, तब भी वो उसको अपनी तरफ ही खींचेगी। खींचने के लिए आप दो फोर्सेस के यूज़ कर सकते हो। पहला फोर्स आप लिख सकते हो उसका वेट, जैसे एम जी। तो जैसे इसका वाला एम जी, और ये किसी अ, हवा में, तो इस पे जो लगेगा वो एम जी डैश होगा। वो एम जी डैश हम आगे जाके देखेंगे टेक्निकली। अभी जो जी का फॉर्मूला आएगा आगे जाके, मतलब जो जी का फॉर्मूला आने वाला है वो लगभग ई के फॉर्मूले की तरह ही होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को कई जगह, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कई जगह आई लिखा होता है या फिर ई लिखा होता है, क्योंकि +2 में भी ये टॉपिक आता है। वहाँ लिखा होता है ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो वो ई होता है। ठीक है, तो वो भी लिखा होता है। बट अभी तो चलो वो है नहीं, तो इसलिए आप आई या ई लिख सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको ई जी लिख दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है ना। अब यहाँ जो हवा में जो जी है, मतलब सरफेस के ऊपर, वो जी डैश होगा, क्योंकि हाइट के साथ जी जो है वो चेंज हो जाता है, वो आगे जाके देखेंगे हम। फिलहाल के लिए अगर पार्टिकल इससे बाहर है, जैसे मान लो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो अब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा दूर हो गया, ठीक है, इसकी फील्ड से बाहर चल गया। तो इस मास के लिए, पर्टिकुलरली इसी मास की बात कर रहा हूँ मैं, इस मास के लिए इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, यहाँ ख़त्म हो गया। बट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इन्फानाइट रेंज वाली फील्ड। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, और मून कितनी दूर है, सन कितनी दूर है, फोर्सेस तो लगे जा रही हैं वहाँ से, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ सन है, यहाँ मरकरी आ गया, वीनस आ गया, अर्थ आ गई, मार्स आ गया, जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और प्लूटो आ गया। फिर उसके बाद और भी बड़े सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सन के अराउंड बड़ी सारी चीज़ें घूमती हैं, बड़ी सारी मतलब इतना ज़्यादा है जो हमने सुना भी नहीं है कभी। अगर आपको मैं बताऊं तो ये सन है, इसके अराउंड, जैसे मान लो मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो अर्थ के अराउंड एक चीज़ घूमती है जिसको मून बोलते हैं, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है ना। ऐसे ही मार्स की भी हैं, ऐसे ही आगे सैटर्न की हैं, फिर जुपिटर की हैं। सैटर्न की तो 82 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स ही 82 हैं। मतलब वो अपने साथ उनको भी घुमाता है, फिर खुद सन के अराउंड भी घूमता है। ऐसे जुपिटर की भी मेरे ख्याल से 70 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस 9 प्लैनेट या 8 प्लैनेट हैं और एक प्लूटो आ गया, और उसके बाद बीच में मेटेरॉइड्स की लाइन आ गई, फिर उसके बाद एस्ट्रॉइड्स की, सॉरी, एस्ट्रॉइड्स की लाइन आ गई, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सन है, और उसके बाहर एक हीलियोस्फीयर बोलते हैं जिसको, ठीक है, जहाँ तक सन जो है वो खींचता है चीज़ों को, वो हीलियोस्फीयर होता है। उसके बाहर सन की जो वो है वो कम हो जाती पावर, मतलब ऑब्जेक्ट, वैसे तो चलो ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, सन सन को भी खींचा जा सकता है। तो ब्लैक होल सन को खींच लेता है। ठीक है, तो गैलेक्सी के चारों
तरफ सन भी चक्कर लगाता है, तो कहने का मतलब है ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है फिर? ये फोर्स डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे ऑब्वियसली, और जी तो चलो होगा ही, एम एम बाय आर स्क्वायर, इन्हीं पे डिपेंड कर रही है फोर्स। तो जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे, आपकी जो फील्ड या फिर फोर्स है आपके ऊपर जो लगने वाली अर्थ की वजह से, वो कम होती जाएगी। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना होता है, इस पर्टिकुलर मास की मैंने बोला कि यहाँ पे ख़त्म होगी, अब इसके बाद इसको फोर्स नहीं लगने वाली। ऐसे ही कोई ज़्यादा बड़ा मास होगा तो उसकी फील्ड थोड़ी और बाहर जाके ख़त्म होगी, और बड़ा मास होगा उसकी फील्ड यहाँ जाके ख़त्म होगी, और बड़ा मास होगा उसकी फील्ड यहाँ जाके ख़त्म होगी। तो सबकी फील्ड अपनी अपने अलग अलग पोर्शन पे जाके ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि सबके बीच की फोर्स का फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी कैपिटल एम, ये अर्थ का आ गया, डिस्टेंस जो उनके बीच में होगा उसका स्क्वायर होगा, एफ तो चलो एफ है, और उसका अपना मास होगा जिसकी भी बात हो रही है। अगर वो ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है तो रेंज भी ज़्यादा होगी यहाँ तक, अगर और फोर्स ज़्यादा है तो और रेंज ज़्यादा होगी, और रेंज ज़्यादा होगी। ये कहने का मतलब होता है। ठीक है। अब आ जाओ वापस ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो यहाँ जो हमने न्यूमेरिकली देखना है वो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on a unit mass is called field। या फिर आप इसको दूसरी टर्म में क्या लिख सकते हो, दूसरी टर्म में लिखना है तो लिख सकते हो रीजन, रीजन इन विच या अप टू विच इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल force can be experienced by unit mass। ठीक है। तो आप दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला बड़ा आसान सा बन गया अब आपका। देखो इसकी डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन आपको ट्वेल्थ में जाके आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। वो सेम डेरिवेशन यहाँ भी होती है। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो आप ग्रेविटेशन फील्ड सर्च करके चैनल पे देख सकते हो, बिल्कुल सेम वही होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे फोर्स की वैल्यू की बात कर लेता हूँ, तो फोर्स क्या लिखते हैं हम ग्रेविटेशनल, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगी उसको हम लिख देंगे ऐसे करके, एफ ई एल ई या एफ। ठीक है। और जी की जगह के होता है, एम की जगह क्यू होता है, और आर तो आर ही रहेगा बेचारा। तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं फॉर्मूले। इसका मतलब डेरिवेशनें भी ऐसी होंगी, बिल्कुल सेम। जी की जगह एम के लिख दो और क्यू की जगह एम की जगह क्यू लिख दो। ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ग्रेविटेशन फील्ड का वो क्या होगा, वो होगा ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, मतलब एक एम उड़ा दो, जो फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी, मान लो अर्थ और छोटे मास की बात हो रही है तो जी एम बड़ा छोटा एम, या M1 M2 लिख लो, अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आ गया एफ, और साथ में ये वाला एम आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ ये एम आ गया, ये दोनों कट गए। तो देखो ई का फॉर्मूला क्या बन गया, ई इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ये भी अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इसलिए जी एम एम बाय आर स्क्वायर। साथ में आपने वेक्टर के लिए डायरेक्शन के लिए कैप लगाना है तो लगा सकते हो, बट नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। तो ऐसे करके आप फोर्स की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू निकाल के लिख सकते हो। अब आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है। क्योंकि यही आगे काम आने वाली है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब कैसे कैसे वेरी करती है वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला। तो इस फॉर्मूले को ऐसे करके रख देते हैं। अब यहाँ आर क्या है, आर इज डिस्टेंस। ठीक है। आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स भी
अच्छा, ये डिस्टेंस जो होगा वो भी सेंटर से ही होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे, यूज़ करके देख लेते हैं इसको। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला बन गया आपके पास, के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। तो देखो लिखा हुआ है कि फाइंड नेट फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ओ पे। ओ पे आपको फाइंड करनी है किसकी वजह से, इस मास की वजह से और इस मास की वजह से, ठीक है। तो बड़ा आसान सा होता है। अब देखो फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वेयर या आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे मास कौन सा आ रहा है, ये हमेशा अर्थ तो नहीं होगा ना। अब जैसे यहाँ दो पार्टिकल दिए तो कौन सा मास होगा, जिस पार्टिकल की वजह से आप फोर्स निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल इससे निकाल रहे हो तो इसका मास लिखोगे। तो अब होगा क्या, यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे दो फोर्स या फील्ड बनेंगी। तो हमें करना ये है कि आप ना आसानी से, अगर आपने सॉल्व करना है तो आप ई निकाल दिया करो हर बार। बस अगर फोर्स पूछे तो उसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं पूछे तो वही आंसर है, वो ई ही होगा फिर। तो देखो, जो आपका फर्स्ट मास है कौन सा वाला, ये वाला, ये इस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट मास पड़ा होता तो ये उसको क्या करता, अट्रैक्ट की रिपेल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए अट्रैक्ट ही करता है ना। तो ये बन गई अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी उसको आप लिख दोगे E1। सिमिलरली इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी उसको आप लिख दोगे अट्रैक्टिव फील्ड। ऑब्वियसली मास ज़्यादा है तो ये E2 थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। देखो हो क्या रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही है ओ पॉइंट तक, इसका और इसका, ठीक है। अब फॉर्मूले में आता क्या है, डिस्टेंस। देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एक आ रहा है जी आ रहा है, एक एम आ रहा है और एक एक्स आ रहा है। ये चेंज हो नहीं सकता, ये चेंज किया नहीं है उन्होंने, बचा कौन, एम। तो इसका मतलब यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एम, मतलब मास की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। अब बस हमें फाइंड करनी है, इसका मतलब मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी फील्ड भी ज़्यादा होगी, ऐसे ही होना चाहिए। तो निकाल के देख लेते हैं। तो हमें तो ओ पॉइंट पे नेट पता करनी है, तो नेट कितनी होगी, तो ओ पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगी ई नेट, दैट इज इक्वल टू, ज़्यादा कौन सी लग रही है आपको, जिसका मास ज़्यादा है, तो इसका मतलब ई टू ज़्यादा ही होगी, ई टू माइनस ई वन। बस अब हमें फॉर्मूला पुट करना है अब। तो देखो ई टू की बात करते हैं, ई टू जो है वो सेकंड वाले की वजह से, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो चलो हमें पता है, जी और एम की जगह क्या लिखेंगे, 2m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने खुद ही आर दिया हुआ है, इसकी जगह r/2 देते तो हम यहाँ r/2 पुट करते, वो 4r देते तो हम 4r/4 पुट कर देते या 4r पुट कर देते। माइनस इवन, इवन किसकी वजह से, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, उसका मास m ही है तो उसको m ही लिखो, डिवाइडेड बाय उसके बीच का डिस्टेंस भी आर ही दिया हुआ है तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल सा केस था। ये डबल है किससे, इससे डबल है क्योंकि दिख रहा है आपको फॉर्मूले में, चाहो तो 2 आगे लिख के देख लो, 2 के अलावा जी एम बाई आर स्क्वायर दोनों में सेम है। तो आपने जी एम बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना है, क्योंकि एम सेम लिखा हुआ है ना इसलिए कॉमन आ गया ना। अंदर तो आपको पता क्या बचेगा, 2 - 1, तो आंसर आ गया फिर से जी एम बाई आर स्क्वायर। और किस तरफ को आएगा, डायरेक्शन होगी फ्रॉम ओ टू सेकेंड पार्टिकल, अट्रैक्टिव फोर्स है ना इसलिए। तो अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। लेट सपोज मैंने आर को कर दिया r/2, ये वाला आर। अब क्या लिखेंगे, दूसरा वाला पार्ट में यहाँ नीचे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। तो देखो ई नेट इज इक्वल टू, फिर से वही होगा, E2 माइनस E1। अब ये E2 माइनस E1 जो आ रहा है आपके पास, उसमें फिर से वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। E2 कौन सा है, सेकंड वाला, उसकी वजह से G तो G है। अब देखो अब एक्स भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब आपको क्या लिखना पड़ेगा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तब आपको इन दोनों चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। तो E2 इज इक्वल टू जी एम की जगह आ जाएगा 2m और डिस्टेंस की जगह आ जाएगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर
माइनस E1 कितना बनेगा, E1 बेचारा वही था पहले वाला, जी एम बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो क्या आ जाएगा, अब ये मैथमेटिकल पोर्शन बच गया है ना, टू की पावर जो है वो टू है यहाँ पे, तो वो फोर बन जाएगा, फोर बन के वो ऊपर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर टू ज़ा एट, तो टेक्निकली ये बन गया एट जी एम बाय आर स्क्वेयर माइनस वन जी एम बाय आर स्क्वायर। अब आठ में से एक गया तो एक ही सात बचते हैं, तो सेवन जी एम बाय आर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज डी, मास ऑफ अर्थ इज 64 टाइम्स दैट ऑफ मून, एट what डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। तो ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो देख ही लेते हैं। तो टेक्निकली होता क्या, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो चलो फील्ड पूछिए आपसे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ और देखो, ये है मास, मतलब ये है अर्थ, तो इसको 64 टाइम्स है मून का, तो मून का मास हम ले लेते हैं एम। तो मान लो मून जो है वो इतना सा है, तो 64 टाइम्स जो है ये हुआ अर्थ, तो ये अर्थ है, ये मून है। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस होती है, बीच का डिस्टेंस मतलब सेंटर टू सेंटर की बात हो रही होगी। ठीक है, अब इसके अलावा तो कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने बोला कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो मतलब वो सेंटर टू सेंटर की बात हो रही है, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर डी। ठीक है, अब बोला व्हाट डिस्टेंस ग्रेविटेशन फील्ड विल बी जीरो फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है लेफ्ट साइड से। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको यहाँ से एक पॉइंट लेना है एक्स। अब देखो, पहले तो इमेजिन करके देख लो कि किस तरफ हो सकता है पॉइंट, क्या वो अर्थ के नज़दीक होगा, अर्थ की फील्ड ज़्यादा है, मून की फील्ड कम है, तो यहाँ तो ज़ीरो नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ऐसा पॉइंट कहाँ होगा, अर्थ के, अर्थ से बहुत दूर, मून के नज़दीक होगा। तो लेट सपोज मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अर्थ से पूछा इसलिए मैं एक्स मान रहा हूँ, अगर आपको मून से पूछा तो आपने मून से एक्स ले लेना उसको। ठीक है, तो इस तरफ कितना बचेगा, बचा हुआ ये वाला पोर्शन, टोटल डी था, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 64 माइनस डी, सॉरी डी माइनस एक्स। ठीक है, ये बन गया आपके पास मून, ये मून है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, टोटल डिस्टेंस तो डी था, तो डी माइनस एक्स और एक्स आ गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस इक्वल करनी है, तो उससे पहले एक चीज़ और देखो, होता ये है कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, और अगर ये है मून, अगर आपको ये पता करना है कि दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास का है, तो कैसे पता करोगे, तो आपको मास तो दिया ही है, तो आप सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि ये 64 टाइम्स है इसके मास से, मून के मास से, ऐसा ही है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो भारी मास की तरफ होता है, अगर आपको याद हो तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके नज़दीक होगा, इसके नज़दीक मतलब लेट सपोज यहाँ है। ठीक है, कैसे पता करना होता है, उसका तरीका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा हुआ है, लेट सपोज मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ये है एक्स, और ये है, अच्छा एक्स वन ले लेते हैं, ये है एक्स टू। वैसे मैंने आपको बड़े सारे तरीके बताए हैं, दो पार्टिकल सिस्टम का तो मैंने बड़ा ही आसान सा तरीका बताया है। क्या करना है आपको, मासेस की रेशो देखनी है, तो एक है एम, दूसरा है 64 एम। ठीक है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी इसी प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन अपोजिट।
मतलब छोटा वाला एम के से दूर होगा सेंटर ऑफ मास, बड़े वाले एम के नज़दीक होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है m1/m2 इज इक्वल टू r2/r1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो मून मैंने ऊपर लिया हुआ है, तो मून के सामने छोटा वाला आना चाहिए, तो x1 होगा छोटा, और ये x2। तो x1 x2 की रेशियो भी क्या होगी, x1/x2 इज इक्वल टू 1/64। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप वैल्यू लोगे वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, तो याद रखना ये इसके नज़दीक आएगा कहीं। ठीक है, 1/64 है ये। तो अब इसको साइड कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास का काम खत्म हुआ। ये तो मैं वैसे ही बता रहा था सेंटर ऑफ मास। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। तो इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या था, डी। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ई की। तो देखो सिंपल सी बात है कि अब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होने वाली है, तो नेट फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, ये हमें पता लग गया। अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ होगी, इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड को, और मून की वजह से राइट साइड को, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू बन रही है, ये देखो यहाँ से ये इस तरफ को आ गई, यहाँ से ये इस तरफ को आ गई, और इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि बराबर होंगी ये। अर्थ की फील्ड वहाँ पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगी, मून की फील्ड वहाँ नज़दीक है तो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मून की जो फील्ड है वो इक्वल टू किसके आ जाएगी, अर्थ के। बस हम वो इक्वल करना चाहते हैं, तो लिख देता हूँ मैं। उस पॉइंट पे दोनों की फील्ड बराबर होने वाली है, तो ई अर्थ की फील्ड इज इक्वल टू ई ऑफ मून की फील्ड। डिस्टेंस हमें पता है, मास हमें पता है, तो अर्थ का मास है 64 टाइम्स दिया एम से, डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस हमने खुद ही एक्स लिया हुआ है तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू मून का मास जो है वो दिया हुआ है आपको एम, डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस कितना बना दिया हमने, क्योंकि टोटल डी दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो डी माइनस एक्स बच गया। डी माइनस एक्स भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अर्थ से एक्स पूछा हुआ है, तो एक्स को मैंने अर्थ से ले लिया। अगर आपसे मून से पूछा है तो आप उल्टा कर दो इसको। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट देते हैं। तो ये देखो जी कट गया, एम कट गया, और वैसे तो कुछ कटेगा नहीं, बट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब रूट ले लेंगे दोनों साइड। जैसे ही मैं दोनों साइड रूट लूँगा, देखो क्या बचा, यहाँ बच गया √64 इज 8 बाय एक्स का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू डी माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या बच जाएगा, डी माइनस एक्स। ऊपर तो कुछ है नहीं, वन बच गया। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। ये वो पॉइंट आएगा जो कहाँ से है, अर्थ से जितनी दूरी पे। तो 8d माइनस 8x इज इक्वल टू एक्स। 8x को उधर ले जाओ, 8d इज इक्वल टू 9x, एंड x इज इक्वल टू 8d/9। ये डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ। ठीक है, फ्रॉम मून की बात कर लें तो फ्रॉम मून डिस्टेंस होगा डी माइनस एक्स लिखे हम, तो मैं डी माइनस एक्स लिख देता हूँ। अदरवाइज आप R1 R2 लिख सकते हो, और वो होगा d/9। सिंपल डी में से माइनस ही करना था एक्स, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने बहुत ही अच्छे से और कम्प्लीटली बता दिया आपको। अब आप सब कुछ आराम आराम से, आप चाहो तो स्लो कर लो, आप चाहो तो फास्ट कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब क्वेश्चन तो आपने ट्राई कर ही लिए, अब आपको ग्राफ और वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो है वो अर्थ ही नहीं दी होगी, और ना ना ही हमेशा अर्थ से बाहर पूछा होगा, कभी अंदर भी पूछा हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा फुल सॉलिड अर्थ ही दी हो सकता है कोई प्लेनेट ऐसा हो जो बाहर ही हो और अंदर खाली हो। चलो ऐसा होता तो नहीं, बट वैसे बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो वही हमने देखना है। तो मान लो मैं ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेविटेशन फील्ड फॉर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब है कि मास जो है वो सिर्फ बाहर है। ये आ गया इसका रेडियस। तो पहले तो ना मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है एक्स। ठीक है, इस एक्स पॉइंट पे आपको
नोट करना है कि कितनी फील्ड होगी। तो देखो अंदर तो मास है ही नहीं, ये तो खाली है। शेल मतलब जो अंदर से खाली हो, ठीक है। तो अंदर से खाली है, इसका मतलब हो गया कि अंदर कोई मास नहीं है। कोई मास नहीं है तो आपको पता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ही होती है पहले तो जब एम ही नहीं है तो ई भी ज़ीरो होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ लिखना है ज़ीरो। तो ई ज़ीरो कब होगा? जब क्या होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन आर, ठीक है। और अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड को भी मैं एक्स मान लेता हूँ। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब जो एक्स ले रहा हूँ मैं, वो एक्स है इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो इसके लिए इकट्ठा लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप सरफेस के लिए अलग से लिख सकते हो, जो कि आपको पता है ऑलरेडी। आउटसाइड का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो जो फॉर्मूला होता है वही है जी एम बाय, क्योंकि मैं एक्स ले रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना अब आपने। और अगर मैं बात करूँ कि सरफेस पे क्या होगी, तो ई एट सरफेस इज इक्वल टू, अब ये एक्स की वैल्यू सरफेस तक कितनी है, तो मैंने क्या लिखा था, इक्वल टू होगी या उससे ज़्यादा होगी आर से। तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं हम, क्योंकि अंदर तो ज़ीरो होगी ना। जी एम बाय एक्स की जगह क्या लिखना है, आर स्क्वायर। देखो ये आ गया आपका फॉर्मूला, और यही तो होता है अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ये होती है। और स्फेरिकल शेल होता तब भी यही होती है, ठीक है। उसके बाहर सेम टू सेम वैसे ही इंक्रीज करती है जैसे सॉलिड के लिए होती है, सिर्फ फर्क किसमें होगा, अंदर वाली फील्ड में, ठीक है। चलो और दूसरा देखो, नेक्स्ट वन इज सॉलिड। सॉलिड है, इसका मतलब भरा होगा, भरा है मतलब डेंसिटी होगी, डेंसिटी है मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मास मास है, और वॉल्यूम की जगह क्या लेना है आपको, 4/3 पाई r क्यूब, ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फील्ड की। तो देखो सरफेस तक का डिस्टेंस है आर, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स जो कि अंदर है, ये। अब ये एक्स पॉइंट ना अंदर ही है, अंदर है, इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अच्छी बात पता क्या होती है, वो ये होती है कि इसकी वजह जिस भी पॉइंट पे आप फील्ड देख रहे हो, वो मास पे डिपेंड करेगी, और मास जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना मटेरियल उसके अंदर आया था, उसी पे डिपेंड करेगा। तो इस पॉइंट के नीचे जितनी भी ज़मीन होगी जो बची होगी, ठीक है, ये बस इतनी सी, इस सब की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड होगी, ना कि इस पोर्शन की वजह से। तो इसकी वजह से नहीं होगी तो मतलब कम होगी, कितनी कम होगी वो मैं अभी लिख देता हूँ, बाकी हम ड्राइव बाद में कर लेंगे। वो जो डेरिवेशन आएगी वो होगी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी इसकी डेरिवेशन नहीं है स्पेशली आपको इस क्लास में, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ही करोगे जाके। तो इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ भी लिखने का तरीका वही है, ई एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, इनसाइड अब है फील्ड, आउटसाइड अभी भी वही है, जी एम बाय एक्स स्क्वेयर। ये कब होगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन आर, ये तब होगी, ठीक है। ये ये अलग चीज़ है, ये फॉर्मूला ग्रीन से लिख दिया मैंने। दूसरी वाली फील्ड देखो, इनसाइड जो होगी वो बड़ी आसान सी आपको याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ यही है जो थोड़ी सी अलग होगी, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, जी एम बाय आर क्यूब, और साथ में आ जाएगा एक्स। ये एक्स वो डिस्टेंस है जहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे फाइंड करना है। अब ये जो पॉइंट है ना वो सेंटर से होता है, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना आपने। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जो एक्स है दैट इज लेस देन आर, ओके, ई एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो ये फॉर्मूला बन गया। सरफेस पे फिर से वही, कौन सी वाली, सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब ई आर की बात कर रहे होंगे हम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस इज जी एम बाय एक्स की जगह क्या पुट करना है, आर स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। सरफेस पे तो यही होगी, आउटसाइड यही होगी, इनमें कोई चेंज है ही नहीं, बस शेल में ये वाला पार्ट ज़ीरो था, इसमें ये वाला पार्ट ज़ीरो नहीं है। तो ये होता है। तो बाहर के लिए अगर आपने एक्स बनाना है तो ऐसे करके बना दो यार,
अब ये एक्स जो है वो आउटसाइड है, मतलब पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, तो पी पे ये वाली आ गई, ठीक है, और क्यू पे बाहर वाली आ गई ये। तो देखो क्यू का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये एक्स कहीं भी हो सकता है, तो जो आपने अभी क्वेश्चन किए थे या फॉर्मूले लगाए थे वो आउटसाइड वाले ही थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्राफ देख लेते हैं अब इनके। अब आपको मैंने बता दिया कि शेल का कैसा होता है, शेल की जो फील्ड है वो इनसाइड ज़ीरो होगी, तो फिर जब ज़ीरो है तो ई तो आएगा ही नहीं, तो इसके सामने यहाँ पे मैं ग्राफ शुरू कर देता हूँ ऐसे। क्योंकि अब हम ग्राफ बना रहे हैं तो ई जो है वो आपको वेक्टर फॉर्म में शो करना पड़ सकता है। अगर तो सारे ऑप्शन पॉजिटिव हुए तो आपने पॉजिटिव वाला टिक करना है, अगर सारे ऑप्शन नेगेटिव हुए तो आपने नेगेटिव वाला टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन हुए, मतलब जो आंसर अभी हम बनाएंगे यहाँ पे शेल के लिए, वो पॉजिटिव में भी हुआ और नेगेटिव में भी हुआ, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही टच करना है, ठीक है। तो ई की वैल्यू होगी -gm/x², ये होगी आउटसाइड। एट सरफेस क्या होगी, एट सरफेस हो जाएगी -gm/r², और इनसाइड क्या हो जाएगी, इनसाइड आ जाएगी 0। तो इनसाइड तक 0, x इज इक्वल टू कितना है ये, r, यहाँ तक फील्ड 0 ही होने वाली है, तो ये देखो ये सारी होगी 0, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ बना दी है, और सरफेस पे कितनी होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम सरफेस पे होगी -g/r², ये हो गया पॉइंट। और आउटसाइड क्या होगी, आउटसाइड ये नेगेटिव में इंक्रीज करती जाएगी या वैसे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे इनसाइड ई इज 0, और यहाँ पे ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x², नेगेटिव लगाना है तो लगा दो, वरना वो आपको ग्राफ से दिख रहा है, ठीक है। अगर तो ऐसा हुआ तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए तो भी आपने नेगेटिव टिक करने, लेकिन अगर सारे पॉजिटिव दे दिए तो उस केस में आपको ग्राफ बनाना है ये वाला, मतलब टिक जो करना है फिर वो ये वाला करना है। तो इनसाइड 0, ये पॉइंट आ गया, एक्स इज इक्वल टू आर, यहाँ पे ग्राफ बीच में ब्रेक्ड है, और उसके बाद फिर से वही ग्राफ बन जाएगा जो बना है, मतलब एक टाइप से मिरर इमेज बन गई एक टाइप से ना। यहाँ पे आपकी फील्ड मैक्सिमम होगी gm/r²। तो अगर पॉजिटिव ग्राफ है तो ये आंसर है, नेगेटिव ग्राफ है तो ये आंसर है, ई और एक्स। अच्छी बात ये है कि आगे जाके एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, उसका ग्राफ भी कुछ ई से रिलेटेड होगा, लेकिन ये वाला ई नहीं होगा ना, वो अगला वाला ई है। तो देखो ये वाला भी देख लो। अब क्या करना है, अब आपको सॉलिड के लिए देखना है, सॉलिड मतलब रो डेंसिटी, रो डेंसिटी मतलब एक्स एक अंदर होगा एक बाहर होगा, तो इसका रेडियस हम ले लेते हैं फिर से आर, और मेरे को फिर से फील्ड बनानी है, तो अब मैं नेगेटिव वाली बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो ये फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ इसी टाइप का होगा, आर तक जो है वो ये बाहर का ग्राफ सेम होगा, तो सेम होगा इसका मतलब मेरे को ऐसे बनाना है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², ठीक है। और अंदर क्या होगा, अंदर ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो अंदर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, माइनस लगाना तो लगा सकते हो, ई इज इक्वल टू, मतलब ई और एक्स का ग्राफ आ गया। और ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिंग, ठीक है। तो याद रखना एफ और ई जब नेगेटिव आएंगे तो उसका मतलब सिर्फ अट्रैक्टिंग होगा और कुछ नहीं होगा, एफ और ई पॉजिटिव आ रहे हैं मतलब रिपेलिंग फोर्स, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो आपको पता है ग्रेविटेशन क्या होती है। तो ये मैक्सिमम है, कितनी मैक्सिमम हो सकती है, -gm/r², ये सरफेस की बात हो रही है। तो इनसाइड धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, आउटसाइड तो वैसे ही डिक्रीज करेगी जैसे करती है।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर इनसाइड की बात हो रही है तो फॉर्मूला है जी एम बाय आर क्यूब और एक्स, बस इसका ध्यान रखना, मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर सरफेस की बात हो रही है तो फॉर्मूला है जी एम बाय आर स्क्वेयर, और यही मैक्सिमम होती है। इसके बाद तो ये फिर से डिक्रीज करने लग जाएगी। आउटसाइड की सेम होती है जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ाई है, जी एम बाय एक्स का स्क्वायर। बस ध्यान रखना ये एक्स जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो एक्स सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। जब या आर लिखूंगा, कहीं छोटा आर लिखूंगा तो वो भी यही होगा। अदरवाइज अगर एच लिखा होगा तो फिर आपको यहाँ आर प्लस एच लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है फील्ड। अब ध्यान ये रखना आपको कि यही सेम टू सेम फॉर्मूले किसके लिए आप लगा सकते हो, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये तो ई का फॉर्मूला था, ई का फॉर्मूला क्या बन रहा था आपके पास बार बार, ई इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेयर, यही बन रहा है। अच्छी बात यह है कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यही बनता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेयर। इसमें भी आर आर प्लस एच ही होता है, इसका भी ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा। तो ऐसे समझो कि आपने एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ लिया, वो यही होगा सब कुछ, बिल्कुल यही। क्योंकि अर्थ सॉलिड होती है तो ये सॉलिड ही तो लिया हमने, सॉलिड स्फेयर की तो बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे ही मान लो। ग्राफ सेम, वैल्यू सेम, इवन सब कुछ सेम होगा। नेगेटिव लगाना तो नेगेटिव के साथ भी यही होगी, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं लगभग। तो नाम का नाम अलग अलग कर दिया हुआ है। तो फिर इसके अलावा क्या करना होता है, इसके अलावा फिर जी के ऊपर चेंजेस देखने होते हैं हमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जो आपने ग्राफ पढ़े। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई टू और एक्स इज इक्वल टू 3r/2 पे। तो मैं दोनों के लिए फाइंड करके बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं होलो, होलो मतलब शेल, शेल मतलब खाली है ना, और यहाँ लिख देता हूँ सॉलिड के लिए। तो अब देखो, अब तो आपको सब कुछ पता लग ही गया है। अगर x इज इक्वल टू r/2 की बात हो रही है, इसका मतलब है कि इनसाइड की बात हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो स्फेयर लेंगे, दोनों दोनों जो स्फेयर लेंगे उनका रेडियस r होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है r/2 उसके अंदर होगा और 3r/2 उसके बाहर की तरफ होगा। तो इनसाइड की बात कर लेते हैं हम। तो सॉलिड पहले शेल के अंदर देखते हैं। शेल के इनसाइड मैंने आपको बताया फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स इज लेस देन आर। बस हो गया आंसर, यही तो आंसर था। अगला देखो, आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड दोनों सेम ही होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, एक सोल्व करूंगा तो दूसरे का भी आ जाएगा आंसर। आउटसाइड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, जी एम बाई एक्स का स्क्वायर। मास उस शेल का हम एम मान रहे, तो मैं यहाँ शेल बना ही देता हूँ। तो ये आ गया आपके पास स्फेयर। इसी को आप शेल मान के चल लो, इसी को आप स्फेयर मान के चल लो, ठीक है, सॉलिड। तो शेल को शेल ही लिखा होता है और सॉलिड को सॉलिड नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा स्फेरिकल बॉडी। तो याद रखना आपने, ठीक है। अब इसी का मास एम है, तो ये शेल हो गया, शेल के लिए ये आ गया। इनसाइड ज़ीरो, क्योंकि इनसाइड कोई मास नहीं है। इसी आर वाले ग्राफ को हम वो मान के चलते हैं। अब आउटसाइड क्या होगा, किसी एक्स डिस्टेंस पे फील्ड दोनों के लिए सेम ही होगी ना, शेल के लिए भी और स्फेयर के लिए भी। तो आप बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जी की जगह जी, एम तो इसका हमने एम ही ले लिया हुआ है, एक्स की जगह क्या लेना, r/3r/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या बन गया, 4/9 जी एम बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये है आउटसाइड। अच्छी बात ये है कि ये इसके लिए, सॉलिड के लिए भी आउटसाइड यही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि मास सेम है, इवन डिस्टेंस भी सेम है। तो जब मास और डिस्टेंस ही सेम है तो आंसर भी सेम होगा ना। तो ये आ गया आउटसाइड के लिए। अब आते हैं इनसाइड पे।
तो मैं इनसाइड यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो ये इनसाइड आ गया। ई इनसाइड इज इक्वल टू, इनसाइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जी एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स। तो बस इस एक्स की वैल्यू तो पुट करनी है, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो देखो ये आ गया जी एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स की जगह आर बाय टू, क्योंकि क्वेश्चन में दिया आर बाय टू, तो एक आर कट जाएगा। ठीक है, आंसर बन गया इनसाइड जी एम बाय टू आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये चार आंसर आ गए। क्वेश्चन दो थे, हमने सॉलिड और स्फेयर के सॉलिड और शेल दोनों के लिए यूज़ कर लिया और आंसर आ गया हमारे पास चार। ठीक है, तो ये आंसर है, एक, दो, तीन, चार। तो ऐसे करके फील्ड सॉल्व करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।